भाजपा ने 2024 का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से जीता है वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। INDIA गठबंधन हमेशा इसी वजह से हारती है महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर, क्योंकि उनकी ज़मीन के लेवल पे लोगों के साथ किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब और राहुल गांधी जी को उन्हें एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से पिछले तकरीबन जितने भी चुनाव हुए हैं, जहाँ एक झारखंड को छोड़ दें तो लगातार INDIA गठबंधन हार रही है। पहला काम, कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल पे साथ साथ ज़मीनी लेवल पे वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे भाजपा एंड RSS काम करता है। साथ साथ उनको अपने एडवाइजर्स बदलने की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं कैसे एडवाइजर्स कांग्रेस और जो वहाँ की पार्टीज़ उनके अंदर है, आई डोंट नो एक्जैक्टली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अगर हर राज्य में जीतना है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, UP हो या फिर इसके साथ साथ महाराष्ट्र हो, तो वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको AC से बाहर निकलना पड़ेगा, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे काम करना पड़ेगा जैसे भाजपा के लोग काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। 2024 का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। हालांकि अगर हम सारे पंडितों की राय लें जो इलेक्शन पर नज़र डालते हैं, उनकी मैक्सिमम उनकी ओपिनियन थी कि जो महाविकास आघाड़ी है यानी कि जो INDIA गठबंधन है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ NDA गठबंधन। लेकिन कुछ गलतियां थी INDIA गठबंधन ने किया, जैसे कुछ एक बहुत छोटा सा ग्रुप था जो राजनीतिकार होते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, उन्होंने जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो गए, इसके साथ साथ एक अभिषेक तिवारी हो गए, संजय दीक्षित जी हो गए, कुछ ऐसे हैं पत्रकार, कपिल कुमार जी हो गए, जिन्होंने इस बात, प्रोफेसर कपिल कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इन 3-4 पॉइंट्स को उखाड़ा था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि INDIA गठबंधन बहुत बुरी तरीके से हारेगी महाराष्ट्र के अंदर। ज़रा हम लोग आज नज़र डालते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। पहला, जिस तरीके से जैसे हम सबको पता है कि देवबंद के जो सबसे बड़े आलिम हैं, इवन भारत के जो सबसे बड़े आलिम हैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, उन्होंने INDIA गठबंधन के जो कॉन्टेस्टेंट थे फहद अहमद, जो कि पति हैं सरा भास्कर जी के, उनके समर्थन में जनता से अपील की, खासकर मुसलमानों से अपील की। और हम सबको पता है, यह सर्वविदित है कि ये सज्जाद नुमानी साहब वही हैं जो कि भारत में जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भारत में संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्तियों की बात करते हैं। लेकिन यही साहब अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के लिए जो वहाँ का जो तालिबानी सिस्टम है, जो तालिबानी निज़ाम है, जो वहाँ पे शरीयत है, उसकी बात करते हैं, वहाँ के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। वो वुमेंस एजुकेशन के विरुद्ध बात करते हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान में औरतों के पढ़ने पे, उन्हें बाहर जॉब करने पे प्रतिबंध है, तो उसका खुलेआम उन्होंने सपोर्ट किया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वक्तव्य बोला हुआ है। वो इस्लामिक शरिया का सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो इस नेचर का है, जिसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, जो कि बिल्कुल सेकुलरिज्म पे यकीन नहीं करता, बस दिखावे की बात करता है, तो ये जो मैसेज था वो भाजपा के जो एलाइज थे और इवन जो मीडिया है, उसने जो आम जनता थी, जो खासकर हिंदू जनता थी जो खासकर हिंदू जनता थी महाराष्ट्र के अंदर, जो सेकुलर नेचर की है, जो प्रोग्रेसिव सरकार चाहती है, उस तक पहुंचाया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू वहाँ के थे, जो सेकुलर हिंदूज थे, जिनकी एक बहुत अच्छी खासी आबादी वहाँ पे रहती है, उसने खुलेआम जो है सज्जाद नुमानी जी के विरुद्ध जाके भाजपा के लिए वोटिंग की। यानी कि सज्जाद नुमानी साहब ने अपनी कौम को जगाने के चक्कर में पूरी की पूरी बैटिंग भाजपा के लिए की। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना भाजपा की तरफ हिंदू वोटों का जाने का। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, कांग्रेस पार्टी को अब तो रिविजिट करना चाहिए। श्रीमान खड़गे साहब को भी, श्रीमान राहुल गांधी जी को, और जो उनकी पूरी आप कह लें कि जो इंटेलेक्चुअल तबका है पूरा, इन सबको एक बार रिविजिट करना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही। तकरीबन जब से आप देखें पिछले 5 सालों में आप चुनाव उठा के देख लें तो केवल 2 या 3 चुनाव होंगे जहाँ पे कांग्रेस ने थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म किया है, बाकी तो नल एंड वाइड ही है।
तो अब उनको रिविजिट करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले अपने सलाहकार बदलने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे सलाहकार ले रखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि टिकट का बंटवारा कैसे किया जाए, किस राज्य में किसके साथ गठबंधन किया जाए। और वो ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन करते हैं। कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया तो उनका जो उनके जो कोर वोटर्स थे कांग्रेस के, वो सारे छिटक के चले गए उन पार्टियों के पास जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें तो यूपी के अंदर सपा के साथ गठबंधन किया था पिछली बार चुनाव में, जब यूपी का हुआ था, तो उसमें आप देखें तो जो वोटिंग थी कांग्रेस की वो सारी छिटक के चली गई सपा के पास। तो कांग्रेस के हाथ कद्दू आया, कुछ भी नहीं आया। सेम यहाँ पे भी हुआ। महाराष्ट्र में देखें तो एक अच्छी खासी जो तादाद लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे वो सारे छिटक के चले गए बीजेपी की तरफ, और उनकी जो एलाइज थी एनसीपी की तरफ चली गई। तो ये कांग्रेस को अपने अंदर ये आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। भले वो हार जाए, भले एक सीट उनकी रह जाए, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जो उनके कोर वोटर्स हैं वो उनके अंदर जो आत्मविश्वास, उनके अंदर जो लगाव है, जो उनके अंदर जो वो फेथफुल है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो नहीं हटेंगे। और आप जो है गठबंधन करके अपनी भी वोटिंग परसेंटेज कम करवा रहे हैं और अपने जो वोटिंग शेयर्स हैं उसको दूसरों को आप दे रहे हैं जिनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। तो इसका नतीजा आप देख लें क्या हो रहा है। चुनाव में महाराष्ट्र में 16 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने। पिछली बार भी तकरीबन इतनी ही सीटें थी। वोटिंग परसेंटेज जाहिर सी बात थोड़ा सा बड़ा है, माइन्यूट सा, लेकिन उसका कोई इतना डिफरेंस नहीं है। और अगर इस गठबंधन की बात करें हम लोग, तो वो गठबंधन में बिल्कुल बेमेल गठबंधन था। आपने यानी कांग्रेस ने जो गठबंधन किया था वो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप के साथ किया था। और हम सबको पता है कि जो उद्धव ठाकरे जी के पिता थे श्रीमान बाला साहब ठाकरे थे, वो एक कट्टर हिंदूवादी चेहरे के थे और एक राइट विंग के व्यक्ति माने जाते थे। और कांग्रेस जो कि आप सेंट्रल विंग की पार्टी है, सेंट्रलिस्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं एक सेकुलर पार्टी है जो धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं लाती इन अ वे, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के। तो कैसे दोनों का मिलाप हो सकता है? आप कितनी बार भी उद्धव ठाकरे माफ़ी मांगे बाबरी मस्जिद के लिए, तो मुसलमान जो है खुल के वोटिंग के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक तरीके का फोबिया पैदा हो चुका है शिवसेना के लिए। क्योंकि हमें पता है कि 1992 में जब विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो उसमें जो शिव सैनिक थे, यानी कि जो अभी तो जो शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे जी के हाथ में थी, लेकिन पहले तो उनके पिताजी के हाथ में थी। तो वो एक अच्छा खासा ग्रुप जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान था उस मस्जिद को तोड़ने में। तो जो फोबिया है वो मुंबई कट्स, जो मुंबई के मुसलमान हैं, उनके अंदर भरा पड़ा है। तो चाहकर भी अच्छी खासी वोटिंग नहीं करेंगे उनके लिए। तो ये जो बेमेल आप कह लें कि एक ठंडा एक गर्म, यानी कि उद्धव ठाकरे एक गर्म है, एक गर्म पदार्थ है और एक गर्म पेय है, सपोज करें चाय है, और जो हमारे ये साहब हैं कांग्रेस वाले, वो जो है शीतल पेय हैं, ठंडी चीज़ें हैं। तो ठंडी चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक का और चाय का मिलन कैसे हो सकता है? फिर आप रिजल्ट देखिए क्या होता है। रिजल्ट ऐसे ही होता है, 55-56 सीटों पे आपको संतोष करना पड़ता है। हालांकि इसमें चांसेस आपके जीतने के बहुत थे। अगर दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंट लड़ती, कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ती, स्वतंत्र होकर लड़ती, साथ साथ जो दूसरी पार्टी है वो भी अगर जो एनसीपी शरद पवार साहब की और उद्धव ठाकरे साहब की जो पार्टी है शिवसेना, अगर वो अलग अलग लड़ती, भले बाद में वो गठबंधन कर लेती, तो बहुत अच्छी सीटें निकालते और उनके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जब आप गठबंधन करते हैं तो जो आपके कोर वोटर्स होते हैं वो आपसे बिदक जाते हैं, आपसे हट जाते हैं। अब आप सोचें, यहाँ पे जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर होगा वो बिल्कुल अगेंस्ट रहा होगा एनसीपी के, और जो एनसीपी का कोर वोटर होगा वो अगेंस्ट रहा होगा, विरुद्ध में रहा होगा उद्धव ठाकरे के ग्रुप का। अब जब आप मिलाप करते हो तो जो वोटर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो जो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, जो उनका वो जब वो निराश होते हैं तो वोटिंग पूरा जो है आपके अगेंस्ट पार्टी को कर देते हैं। अब जिसका नतीजा आप देखें क्या हो गया। ये मैं एग्जांपल ले रहा था कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो हमारे कुछ मीडिया चैनल्स हैं, कुछ इवन यूट्यूब चैनल्स हैं लेफ्ट विंग के, सेंट्रल के, वो सिर्फ दिनों रात जो है वो कांग्रेस पार्टी की, INDIA गठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की, लेफ्ट की बैटिंग करते रहते हैं। यानी कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, आप सपोज करिए उनकी बड़ाई कर करके जो रियलिटी है, जो आम जनता तक जो उनकी रियलिटी है वो लोगों तक बताते, वो पार्टी के लोगों को बताते ही नहीं, पार्टी के सलाहकारों को बताते ही नहीं।
और जो पार्टी के लोग हैं INDA गठबंधन के, वो बस हवा में उड़ते रहते हैं। उन्हें बस लगता है कि जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और जैसा बोल रहे हैं, जैसा समीक्षा कर रहे हैं, जैसा विश्लेषण कर रहे हैं, वैसे ही होगा। और आप देखें फिर क्या हुआ। प्लीज़ कांग्रेस पार्टी, अगर आप सुन रहे हो, INDA गठबंधन, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो, या इवन कोई हमारा दोस्त देख रहा हो और उस पार्टी से जुड़ा हो, तो प्लीज़ वीडियो को पहुंचाएं। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं भाई। आप ज़मीन पे काम करिए, यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया पे यकीन मत करिए ज़्यादा, और EVM करोना बंद करिए, ठीक है ना। EVM करोना बंद करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए EVM को लेके, जो पूरा मसला है, जो केस चढ़ा हुआ है। आप आंदोलन करिए, रोना बंद करें, और अपने कैडर को मजबूत करें, और लोगों तक जुड़ें, और गठबंधन ना करें, कांग्रेस के लिए स्पेशली, ठीक है ना। गठबंधन करने से आपका वोटिंग शेयर जो है, जो आपके कोर वोटर्स होते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं जिनके साथ आपने गठबंधन किया है, या फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एक विचारधारा है और गठबंधन करके आप अपनी विचारधारा को बेच देते हैं। तो इससे आप अलर्ट हो जाएं। और भाई जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, आप जो है प्लीज़ गुमराह करना बंद कर दें। वीडियो को पूरा देखें, लोगों तक शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय भीम, जय भारत।